डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाठ पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1981 को महू मध्य प्रदेश में हुआ और इनका निधन जो क्या है दिसंबर 1956 में हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में भारतीय श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऊपर जो क्या है कटु कटाक्ष किया है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में भारतीय जाति प्रथा के उत्पीड़न को सहना पड़ा था, इसलिए वो इसके विरोध में थे और भारतीय जाति प्रथा के उत्पीड़न से तंग होकर के उन्होंने अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। वास्तव में भीमराव अम्बेडकर को हम दलितों का मसीहा कह सकते हैं। उन्होंने एक बार ये कहा था कि मैं पढ़ लिख करके उच्च शिक्षा ग्रहण करूंगा और अछूतों के लिए कानून लेकर के आऊंगा या कानून बनाऊंगा, ताकि उसे आने वाले जीवन में जो क्या है जाति उत्पीड़न की समस्याओं का सामना न करना पड़े। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर इस पाठ में भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं कि भारतीय समाज में जो श्रम विभाजन है वो जाति प्रथा के आधार पर है। उनका कहने का मतलब है कि प्रत्येक जाति को उनका कार्य मिला हुआ वही श्रम विभाजन है, कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के कार्य को अपनाने में संकोच अनुभव करता है और चाहे उसको भूखे मरने की नौबत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने व्यवसाय को छोड़ने के लिए जो क्या तैयार नहीं होता। लेकिन एक सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी समाज का विकास करना चाहते हैं या अपने समाज को आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो कार्य का बंटवारा जो क्या है मनुष्य की कुशलता के आधार पर होना चाहिए, जाति प्रथा के आधार पर नहीं। जाति प्रथा के आधार पर अगर कार्य का बंटवारा किया जाता है तो उससे मनुष्य का मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि मनुष्य जाति के दबाव में आकर के कार्य को अपनाता है, जिससे उसकी कुशलता रुक जाती है और कई बार तो वो कार्य बीच में ही छोड़ देता है, जिससे हमारे को उसे आगामी या दूरगामी परिणाम सही देखने में नहीं मिलते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि भारत में तो बच्चे का व्यवसाय या पेशा माँ के गर्भ से ही निश्चित हो जाता है। बच्चे के ऊपर एक दबाव बन जाता है कि उसको यही कार्य करना है, लेकिन यह दबाव वास्तव में उसकी कुशलता को या उसके पारिश्रमिक को दबाने का है, क्योंकि अगर बच्चे को योग्यता के अनुसार कार्य नहीं दिया गया तो बच्चा उसमें रुचि नहीं लेगा और जिससे वो उस कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि हम 2 या 3 प्रकार से तो बच्चे को जो क्या है आपस में काम के क्षेत्र में तौल नहीं सकते या उनका मापन नहीं कर सकते। शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर, पैतृक वंश परंपरा के आधार पर और उनके पालन पोषण के आधार पर, बाकी कार्य के बंटवारे के ऊपर तो हमें समानता का अधिकार लेकर के आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो शारीरिक जो वंश परंपरा के आधार पर समृद्ध है वो तो वास्तव में आगे बढ़ ही जाएंगे, लेकिन कार्य के आधार पर हमें समता का भाव रखना होगा और भ्रातृता का भाव अगर हम देश में पैदा करेंगे तभी हमारा देश जो क्या है आगे बढ़ेगा। तो जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन के जो क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक विकसित समाज के लिए घोर निंदा की है। अगर जाति प्रथा के आधार पर अगर हम श्रम विभाजन करेंगे तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बातों का अनुसरण करते हुए श्रम विभाजन जो क्या है मनुष्य की कार्य कुशलता के आधार पर करना चाहिए। वो कहते हैं कि यह विडंबना की ही बात है, विडंबना में बड़े दुख की बात है कि इस युग में भी जातिवाद यानी जातिवाद का पोषक में बढ़ावा देने वाला की कमी नहीं है, कि आज भी हमारे समाज में जातिवाद को बढ़ाने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, यानी इसको बढ़ाने वाले कई आधार पर इसके बारे में अपना मत देते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज जो आज का हमारा समाज है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, कि किसी मनुष्य को अगर आगे बढ़ाना है तो उसको कार्य कुशलता के आधार पर उसको कार्य दिया जाए, यानी वो किस कार्य को करने में निपुण है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा ही रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरह के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। लेखक कहता है कि इस बात को कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि भारत में जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ
जो क्या है श्रमिक विभाजन भी, यानी वो जाति प्रथा के आधार पर कार्य का भी बंटवारा कर देती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। कार्य का बंटवारा करना एक सभ्य समाज की जरूरत है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अस्वाभाविक जो सहज न हो। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारतीय समाज का जो श्रमिक विभाजन है वो स्वाभाविक नहीं है, वो अस्वाभाविक है। अगर किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि भारतीय समाज का जो श्रम विभाजन है वो ऊंच नीच को भी करार देता है कि ये ऊंची जाति से और ये नीची जाति से, इसको ये पैसा मिलना चाहिए और इसको ये पैसा मिलना चाहिए। ऐसा विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि यह कार्य जो जाति प्रथा के आधार पर कार्य का बंटवारा किया गया है बिल्कुल भी सही नहीं है, यह बंटवारा उचित नहीं है, यह मनुष्य की रुचि के ऊपर आधारित भी नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करें। लेखक कहता है कि एक कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज है, उसमें हमारे को यह ऐसा तय करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को अपना पेशा या व्यवसाय चुनने की आजादी मिले। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात गर्भधारण के समय मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देता है। कभी भी माँ बाप जो क्या है इसमें अपने बच्चे के बारे में यह नहीं देखते कि ये किस कार्य को करने में योग्य है या किस कार्य में यह आगे अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके आगे बढ़ सकता नहीं, पहले से ही उसका पेशा निर्धारित कर देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। लेखक कहता है कि जाति प्रथा जो क्या है दोषपूर्ण है, ये जो क्या है दोषपूर्ण होते हुए मनुष्य की रुचि को भी समाप्त कर देती है और मनुष्य के एक जीवन में एक ही पेशे में आजीवन बांध देती है, भले ही पेशा उपयुक्त या पर्याप्त हो, यानी उसकी योग्यता के आधार हो जिससे अपनी आजीविका अच्छे से न चल पाए, चाहे उसमें भूखे मरने की नौबत आ जाए, तो ऐसा पेशा बल्कि उपयुक्त हो सकता है क्या? आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन, अकस्मात का मतलब अचानक परिवर्तन हो जाता है। लेखक कहता है कि आधुनिक युग में शायद यह स्थिति बदलने की संभावना है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक लगातार बढ़ रही है, जिससे हमारे को यह पेशा बदलने की जो क्या है अनुमति दे देती है, जिसके कारण मनुष्य का अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि प्रतिकूल में विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, जो उसका पैतृक पेशा जो पिता से प्राप्त हुआ है, भले ही उसमें पारंगत में निपुण हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगर हम अपना पेशा नहीं बदलेंगे तो भारतीय समाज में बेरोजगारी और भी अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, यानी भारत में जाति प्रथा का जो बंटवारा हुआ है वो गंभीर दोषों से युक्त है, उसमें अनेक दोष देखने को मिलते हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा यानी इच्छा पर आधारित नहीं है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है, यानी पहले जो लिखा गया लेख है वो इसका आधार है, नींव है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ के विवशतावश करते हैं। कहता हूँ उद्योगों में तो यह स्वीकारने की दिक्कत नहीं है, लेकिन
गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कुछ मनुष्य पहले से ही निर्धारित किए गए कार्य को बिना रुचि के और मजबूरी वश करते हैं, और ऐसे मजबूरी वश और बिना रुचि अगर वो उस कार्य को करेंगे तो उस काम को एक टालू काम करने की यानी एक फॉर्मेलिटी के रूप में करने की पूर्ति पूरी करेंगे, जिससे वो कार्य जो क्या है चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता और न दिमाग को कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है, यह निर्विवाद यानी बिना विवाद के रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। निष्क्रिय मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा नहीं देती बल्कि उसको निठल्ला और निकम्मा बना देता है, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में वो पारंगत है, कार्य करने में कुशल है, उस क्षेत्र में उसको जाने की अनुमति नहीं मिलेगी तो उस बच्चे का या उस युवा का जो दिमाग जो क्या है दूसरे क्षेत्र में लग जाएगा, जिससे वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनते आप में से कुछ लोग निश्चय ऊब गए होंगे यानी उदास हो गए होंगे, उसके बारे में जानना नहीं चाहते होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित हो। लेखक कहता है मेरी दृष्टि में समाज को समान रूप से देखने के लिए तीन सही है: स्वतंत्र समाज, समता योग्यता, भ्रातृता भाईचारा। यानी कार्य करने की समाज में सभी को स्वतंत्रता और सभी को समान देखा जाए। पूरे भारत देश में भाईचारे की भावना, क्या यह ठीक नहीं है? भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचार। यानी अगर हम समाज में कुछ बदलाव करना चाहें तो सभी को उस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे समाज के बहुविध हितों में यानी समाज में अनेक से अनेक हितों को सबका भाग होना चाहिए तथा उनको सब रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अभाव में बिना रुके संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। यानी मनुष्य को कार्य करने के लिए या अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए उसको अनेक प्रकार के अवसर या मौके मिलने चाहिए, उसको साधन मिले। तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक है। हर क्षेत्र का व्यक्ति हर इंसान को हर कार्य करने के लिए प्रेरित करे और वो यह मिश्रण उस समान होगा जिस प्रकार से दूध और पानी का मिश्रण होगा। और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र वही होगा जिसमें समान रूप से कार्य करने की हर किसी इंसान को छूट मिले, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र बोलकर सामूहिक जीवनचर्या की एक नीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र में क्या कहता है? सामूहिक जीवनचर्या, सभी को समूह के रूप में अपनी जीवनचर्या व्यतीत करने का एक ढंग, समाज के सभी व्यक्तियों के अनुभव एक दूसरे को बांटने का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, सभी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। इस प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? यानी इस प्रकार की स्वतंत्रता पर अगर किसी को कोई परेशानी है, गमनागमन यानी आने और जाने की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा के स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इस प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर समाज मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? यानी मनुष्य को उसके कार्य करने की सक्षम में उसकी योग्यता, जिस कार्य को अच्छे से कर सकता है, तो उसके लिए भी स्वतंत्रता क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर इन सभी चीजों के लिए स्वतंत्रता है, जैसे संपत्ति के अधिकार, जीविका उपार्जन के लिए जो आवश्यक औजार अपनाता है, सामग्री रखता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक चीजें कर सकता है, तो इन सभी चीजों के लिए स्वतंत्रता है। तो मनुष्य को अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार अच्छे तरीके से कार्य करने की स्वतंत्रता क्यों नहीं देनी चाहिए? जाति प्रथा के पोषक यानी जाति प्रथा को पालने वाले जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, यानी जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले इन सभी चीजों को तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कार्य के योग्यता के अनुसार कार्य के बंटवारे को बिल्कुल भी नहीं। परंतु मनुष्य के सक्षम में प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं हुए, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा
अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। दास्ता गुलामी में, क्योंकि दास्ता केवल पराधीनता ही नहीं हो सकती, दास्ता में वह शक्ति सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्ति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहने का मतलब है कि यहाँ पर दास्ता वो दास्ता नहीं है जो हमारे को कानूनी तौर से मिली हुई है, बल्कि यहाँ दास्ता वो है कुछ व्यक्ति दूसरों के दबाव में आकर के अपने व्यवहार को, कर्तव्य को बदल नहीं सकते, उनके अनुसार ही उनको कार्य करना पड़ेगा। तो क्या कहता है, यह दास्ता जो क्या है उस दास्ता से भी अति भयंकर है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ जाति प्रथा तरह ऐसा वर्ग होना संभव जहाँ कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति नारी में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा, यानी झगड़े का कारण रहा। समता के समालोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, यानी मैं उनकी इस बात से सहमत भी हूँ, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की समता तीन बातों पर निर्भर रहती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अथवा सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता के कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीन दृष्टियों में निसंदेह मनुष्य समान नहीं होता। लेखक कहता है कि शारीरिक वंश परंपरा से, माता पिता से जो मिला है, और अपने प्रयत्न, क्योंकि अपने प्रयत्न पर मनुष्य नीचे से बिल्कुल ऊपर तक उठ सकता है। इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष की दृष्टि से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। यानी मनुष्य अगर अपनी क्षमता के आधार पर विकास करना चाहता है तो उस मनुष्य को उत्साह देना चाहिए, उसको प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे तो बिल्कुल उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इसके आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? ऐसा नहीं कर सकते कि उसके साथ हम भिन्न व्यवहार करें। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में लोग निश्चय ही बाजी मार जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। यानी जिन मनुष्य को बचपन से ये सभी मौके मिले हैं कि उच्च कुल, उत्तम कुल में पैदा हुए हैं, अच्छी शिक्षा मिली है, परिवार की यश और मान अच्छा है, परिवार से, माता पिता से संपदा अधिक मिली है, तो इससे बिल्कुल वह व्यक्ति जो क्या अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। क्योंकि कुछ मनुष्य जो क्या है साधनों के अभाव में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना है। न्याय का तकाजा है कि हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्य के अपने वश की बात है आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। वहां प्रथम दो आधारों पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है, और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव सम्मान व्यवहार करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति अपने प्रयास के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं वहां भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है कि जब समाज के सदस्यों का आरंभ से ही समान अवसर में समान व्यवहार उपलब्ध है। यानी संसार के प्रत्येक व्यक्ति को समान व्यवहार, समान अवसर मिलेंगे तो उनका विकास भी समानता के आधार पर ही होगा। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसको और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिक पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, अपनी जनता से व्यवहार करते हैं। समय राजनीतिक के पास न तो इतना समय होता न प्रत्येक विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबके अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकता और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों में श्रेणियों में नहीं बांटा। यानी मानवता के आधार पर हम मनुष्य को दो भागों में बिल्कुल भी नहीं बांट सकते, क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है। सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिक यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसलिए वर्गीकरण युक्त श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिक को सभी परिस्थितियों की दृष्टि रखते हुए उसके लिए यह मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी है, यानी उसके जांच का आधार है। निष्कर्ष रूप से हम यही कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन के लिए जो क्या है अपने मत रखना बिल्कुल सही है,
क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर कार्य का बंटवारा बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें कई मनुष्यों की क्षमता जो क्या है दब करके रह जाती है और वो अपनी कुशलता या अपनी प्रतिभा का परिचय जो क्या है जाति प्रथा के आधार पर नहीं दे पाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने प्रयत्न के आधार पर जो क्या है आगे बढ़ना चाहिए और उसका जिस क्षेत्र में कार्य करने की रुचि उसको उसमें आगे बढ़ने के मौके समान रूप से मिलने चाहिए।